हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं आज आपके लिए सर्वनाम, जो आपका PT1 का फर्स्ट चैप्टर है, मैं वो लेकर आई हूँ। आपने सर्वनाम पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इस बार क्लास 7 में आपको और डिटेल में इसे जानना है, जिसके लिए आपको उनके भेदों के बारे में और भेदों की परिभाषा को अच्छे से जानने की ज़रूरत है, और कैसे आप इसे पहचानेंगे ये भी समझने की आवश्यकता है। तो आपको अच्छे से इस चैप्टर को अच्छे से देखना होगा, ताकि आप कोई भी प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये जो है, ये नाम जो आपने देखा सामने, सर्वनाम। सर्वनाम आपने पहले भी पढ़ा है। तो सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, और हिंदी में सर्वनाम भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वनाम को क्या कहते हैं, मतलब सर्वनाम हम कैसे पहचानेंगे और सर्वनाम का मतलब क्या है। तो सर्व जो है, ये जो सबसे पहले जो सर्व लगा हुआ है, सर्व का मतलब होता है सब, और नाम का मतलब तो आपको पता है। तो सब नाम यानी सर्वनाम, यानी सारे नाम को सर्वनाम कहते हैं। सारे नाम को सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, सर्वनाम जानने से पहले हम लोगों को बहुत ज़रूरी है संज्ञा के बारे में जानना। तो संज्ञा के बारे में आप लोगों में से बहुतों को पता ही होगा, क्योंकि आपने पिछले क्लास में संज्ञा पढ़ा ही होगा। फिर भी मैं यहाँ बता दूँ कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम जैसे राम, सीता, लक्ष्मण, किसी के भी नाम को ले लो, आपके भी नाम को ले लो, तो आपका भी नाम जो है वो संज्ञा शब्द है, नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी तरह से स्थान का नाम क्या क्या हो सकता है? दिल्ली हो सकता है, कोलकाता हो सकता है, चेन्नई हो सकता है। तो स्थान के नाम आपके स्थान के नाम भी संज्ञा है। उसी तरह से वस्तु के नाम, वस्तु में आप ले लीजिए, कलम ले लीजिए, किताब ले लीजिए, चौक ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ें किसी भी व्यक्ति के नाम, किसी भी वस्तु के नाम और किसी भी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नामों को ही संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या होता है? सभी नाम। तो सभी नामों के स्थान पर लगने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। तो हम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वही सर्वनाम होगा। अब हम उदाहरण में जब देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो मैंने यहाँ उदाहरण में सबसे पहले देखिए क्या लिखा है। सीता एक अच्छी लड़की है, वह अपना काम स्वयं करती है। सीता एक अच्छी लड़की है। यहाँ पे हम किसके बारे में बात करें? सीता के बारे में। तो ये किसी लड़की का नाम हुआ, तो इसे हम संज्ञा कहेंगे। क्योंकि ये नाम है इसलिए ये संज्ञा है। तो संज्ञा यानी सीता एक अच्छी लड़की है, वह अपना काम स्वयं करती है। तो नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है, सीता एक अच्छी लड़की है, ये जो सेंटेंस है वो अपना काम स्वयं करती है। मैंने यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा कि सीता एक अच्छी लड़की है, सीता अपना काम स्वयं करती है। मैंने यहाँ लिखा है सीता एक अच्छी लड़की है, वह अपना काम स्वयं करती है। तो मैंने सीता नहीं लगाकर उसके स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया है। यानी संज्ञा के स्थान पर मैंने किन शब्द का प्रयोग किया है? वह शब्द का प्रयोग किया है। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। आप कुछ समझ गए होंगे। नहीं समझे तो नेक्स्ट और एक उदाहरण है, इसमें देख लीजिए। रमेश ने कल मोहन और सुरेश को देखा। रमेश ने कल मोहन और सुरेश को देखा। फिर दूसरे वाले में देखिए, वे वहां खेल रहे थे। अब फिर से देखिए, मैंने ऐसे नहीं लिखा कि रमेश ने कल मोहन और सुरेश को देखा, मोहन और सुरेश वहां खेल रहे थे।
मैंने बोला कि रमेश ने कल मोहन और सुरेश को देखा, वे वहां खेल रहे थे। तो मोहन और सुरेश के लिए मैंने यहाँ वे शब्द का प्रयोग किया है। तो ये मोहन और सुरेश संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द के स्थान पर मैंने जिन शब्द का प्रयोग किया है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे वह और वे ही सब सर्वनाम नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे सर्वनाम है। आपको धीरे धीरे करके सब मालूम चलेगा, आप अच्छे तरह से देखिए। देखो बच्चों, सीता एक अच्छी लड़की है, सीता अपना काम स्वयं करती है। रमेश ने कल मोहन और सुरेश को देखा, मोहन और सुरेश वहां खेल रहे थे। क्या होता है ना कि वाक्य में जब हम बार बार संज्ञा का प्रयोग करते हैं तो उसे पढ़ने में और सुनने में कुछ अटपटा सा लगता है। वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए ही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। मैंने जैसे यहाँ पे बोला था कि सीता एक अच्छी लड़की है, वह अपना काम स्वयं करती है। मैं अगर बोलूं कि सीता एक अच्छी लड़की है, सीता अपना काम स्वयं करती है, सीता सुबह उठती है, सीता स्कूल जाती है, सीता अच्छे से पढ़ाई करती है, बार बार सीता लगाने से क्या होता है, वाक्य कुछ अटपटा सा लगता है और सुनने में भी अच्छा नहीं लगता और पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए इसे अच्छा बनाने के लिए, इसमें सुंदरता लाने के लिए ही हम संज्ञा के स्थान पर पहला वाला जो होता है वो संज्ञा होता है, उसके बाद से संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। समझ में आई? चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अन्य सर्वनाम, मैं, हम, तुम, आप, वे, वह, यह, ये, किसका, कौन, कहाँ, किधर, कोई, कुछ, जो, जिसे, स्वयं, अपने आप, खुद आदि। ये जो सारे सर्वनाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये सर्वनाम के 6 भेदों से लिए गए हैं। सर्वनाम के भेदों के बारे में हम अभी जानेंगे। तो सर्वनाम के सारे भेदों से ये सारे सर्वनाम लिए गए हैं। जब मैं आपको भेद बता दूंगी, सारे भेद समझा दूंगी, तब आपको खुद पता लग जाएगा कि मैं कौन सा सर्वनाम है, हम कौन सा सर्वनाम है, वे कौन सा सर्वनाम है, कौन कौन सा सर्वनाम है। तो खुद ही अपने आप अलग कर लेंगे या फिर छांट लेंगे। तो चलिए हम उनके भेदों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। नोट्स जो है आपको, ये तो मैं रफली यूज कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। मैं आपको फ्रेश जो नोट है वो मैं आपको आपके मेरे चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले जो सर्वनाम के भेद है उसमें सबसे पहला भेद जो होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष से आप क्या समझते हैं? पुरुष से तो आप कुछ ना कुछ तो समझ ही गए होंगे, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम में से पुरुषों के बारे में बात नहीं होती है। पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष और स्त्री दोनों के बारे में बात होती है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि बोलने वाला, सुनने वाला और किसी अन्य व्यक्ति के लिए जब बात की जाए, जहां बात की जाए, वही पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य, ये समझने के लिए आपको इनके प्रकार समझने पड़ेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम अपने आप में ही 3 प्रकार के होते हैं। अपने आप में 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो कैसे पता लगेगा कि कौन सा सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष में मैं, हम लगाते हैं। मध्यम पुरुष में तुम, आप लगाते हैं। अन्य पुरुष में वह, यह, ये लगाते हैं। अभी इसको और खुल के समझने के लिए देखिए कि उत्तम पुरुष में जो सेंटेंस होंगे, जो वाक्य होंगे, वो इस तरह के होंगे कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, हम बैठ के यहाँ खेलेंगे। मध्यम पुरुष में देखिए, तुम अपना काम करो, आप उधर चले जाइए। अन्य पुरुष में वह कौन है, यह किसका है, ये क्या है। तो इस तरह के वाक्य बनेंगे। अब उत्तम पुरुष क्या है वो देखिए, जब बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। बोलने वाला, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, तो मैं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूंगी, अपने आप को
बताने के लिए, जैसे मैं कुछ अपना इंट्रोडक्शन दूंगी तो मैं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूंगी वो उत्तम पुरुषवाचक होगा। जैसे मैं कहूंगी कि मैं अध्यापिका हूँ, मैं आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाती हूँ, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। तो मैं जब अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं अध्यापिका हूँ, तो मैंने अपने आप को मैं कहा है। फिर मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो यहाँ पे मैं लगाया, फिर मुझे लगाया। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने लिए प्रयोग की है। तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसी तरह से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा कि जैसे सुनने वाला। अब देखो, सबसे पहले बोलने वाला था, यानी बोलने वाला उत्तम पुरुष मतलब जो बोलता है, वो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वही उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब से बोलने वाला नहीं, आप अपने आप को भी ले सकते हैं। जब आप अपने आप बारे में बात करेंगे तो किस तरह से बात करेंगे? मैं करके बात करेंगे, मैं, मुझे, मेरा। तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है कि कोई दूसरा, सेकंड पर्सन के बारे में जब हम बात करें तो दूसरा मतलब जैसे सुनने वाला, मैं आप लोगों को ले लेती हूँ। जैसे आप सुन रहे तो मैं आप लोगों को क्या कहूँगी कि तुम ध्यान से सुनो, तुम अच्छे से लिखो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो। तो मैंने आप लोगों के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया? तुम, तुम्हारा। तो ये सब क्या है? ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ये सेकंड पर्सन है जिसके बारे में सुनने वाले के लिए बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अन्य पुरुषवाचक क्या है कि बोलने वाला, सुनने वाला जब किसी अन्य के बारे में बात कर रहा होता है तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि मैं और तुम मिलकर किसी दूसरे के बारे में बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे? हम ऐसे बात करेंगे कि वह बहुत ही शरारती बच्चा है, वह क्लास में अच्छे से पढ़ाई नहीं करता, उसे कल मार मिली थी। तो वह, उसे, हमने अन्य के लिए वह, उसे, यह सब लगाया, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। सबसे पहला क्या है? बोलने वाला जो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करे वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? बोलने वाला जब सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करे वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और ये दोनों मिलकर, यानी बोलने वाला और सुनने वाला जब किसी तीसरे के बारे में बात करे तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर? अभी हम देखते हैं दूसरा भेद। दूसरा भेद में आप देखेंगे कि यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरे भेद में। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? इसकी भी परिभाषा देखिए। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बिल्कुल निश्चित ज्ञान हो, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बिल्कुल निश्चित ज्ञान हो, यानी कि हम सटीक तौर पर कह सके कि यह चीज मेरा है या वह कौन है। कैसे? उदाहरण के तौर पर देखिए, ये मेरी पुस्तक है, ये मेरी पुस्तक है। मैं एकदम इशारे से कह सकती हूँ और सटीक तौर पर कह सकती हूँ कि ये चीज मेरी है। जैसे ये कॉपी मेरी है, मैं एकदम निश्चित तौर पर आपको बता सकती हूँ कि ये कॉपी मेरी है। वह मेरा घर है, मैं उंगली के इशारे से दिखा रही हूँ कि वो मेरा घर है। मैं यहाँ सटीक तौर पर और एकदम निश्चित तरीके से ये बता सकती हूँ, निश्चित तौर पर ये आपको बता सकती हूँ कि वह मेरा घर है। यह विलायती चूहा है, या मैं एक चूहे को इशारा करके बता रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि यह विलायती चूहा है, यानी निश्चित तौर पर मैं आपको बता सकती हूँ कि यह विलायती चूहा है। यहाँ पे निश्चित तौर पर जिस चीज का ज्ञान हो वो निश्चितवाचक सर्वनाम होते हैं। मुझे ज्ञान है निश्चित तौर पर कि ये मेरी पुस्तक है, मुझे ज्ञान है निश्चित तौर पर कि वह मेरा घर है, और मुझे ज्ञान है निश्चित तौर पर कि ये विलायती चूहा है। हम एकदम श्योरिटी, यानी हम एकदम सटीक तौर पर कह सकते हैं, एकदम सही तरीके से और निश्चित होकर कह सकते हैं कि ये चीज मेरा है या वह चीज तुम्हारा है।
ये निश्चितवाचक सर्वनाम है। निश्चितवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम को और अच्छे से समझने के लिए हमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में भी जानना होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम को जानने के लिए अनिश्चयवाचक को जानना भी जरूरी है। अनिश्चयवाचक जब आप जानेंगे तो निश्चयवाचक भी अपने आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में यहाँ पे क्या होता है, ठीक इसका उल्टा, निश्चयवाचक का ठीक उल्टा। यहाँ पे क्या है, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बिल्कुल निश्चित ज्ञान हो, यानी हमें यहाँ पे हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं ये चीज मेरा है, ये चीज मेरा है। लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि वह चीज मेरा है या वह चीज तुम्हारा है। जैसे जो किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का बोध ना करा पाए, मतलब कि हम निश्चित तौर पर कह नहीं पाए, हम श्योर नहीं है। उदाहरण कैसे पता चलेगा, जैसे बाहर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है। मैं अगर कहती कि बाहर राम खड़ा है, तो मैं निश्चित तौर पर कहती कि बाहर राम खड़ा है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, बाहर कोई खड़ा है। अब बाहर कोई भी खड़ा हो सकता है, मुझे ये नहीं पता कि कौन खड़ा है वहां पे, तो मैं निश्चित तौर पर नहीं बता पा रही हूँ कि बाहर कौन खड़ा है। इसलिए ये जो कोई है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे हम सटीक तौर पर निश्चित तौर पर कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम निश्चित तौर पर नहीं बता पा रहे। दूसरा वाला देखिए, कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ मुझे चावल दे दीजिए या मुझे पैसा दे दीजिए, मैं निश्चित तौर पर नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कुछ दे दीजिए। अब कुछ में कुछ भी हो सकता है, मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकती। तो तीसरा जो है, कमरे में कुछ रखा है। अभी देखिए कि कमरे में कुछ रखा है, मैं कह रही हूँ कि कमरे में कुछ रखा है, लेकिन मैं निश्चित तौर पर नहीं कह पा रही हूँ कि कमरे में क्या रखा है। तो जहां पे हम निश्चित तौर पर बता पाए कि वहां कुछ रखा है, कुछ दे दीजिए, वहां कौन है, तो जहां हम निश्चित तौर पर ना बता पाए तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अभी आपका क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम निश्चित तौर पर, निश्चयवाचक में हम निश्चित तौर पर बता सकते हैं कि यह मेरी कलम है, यह मेरा किताब है, यह मेरा घर है, यह विलायती चूहा है। लेकिन यहाँ हम निश्चित तौर पर नहीं बता पा रहे हैं। बाहर कोई खड़ा है, कुछ दे दीजिए, कमरे में कुछ रखा है, हम निश्चित तौर पर नहीं बता पा रहे हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम यही है। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। चौथा जो भेद है सर्वनाम का, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इस प्रश्नवाचक से ही आप समझ गए होंगे, तो भी मैं चलिए बता दूं कि इनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। आपको जब प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, तब आपको आसानी से पता लग जाएगा कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कैसे पता लगेगा, आपके घर कौन आया है, सबसे पहला तो आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ रहता है, यह प्रश्न सूचक चिन्ह है। तो प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हमेशा प्रश्न पूछने के बाद किया जाता है। जब वो वाक्य समाप्त हो जाए तब उसके बाद हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि आपके घर कौन आया था, कौन, हम यहाँ पूछ रहे हैं कि आपके घर कौन आया था। आपने क्या खाया, क्या खाया। तुमने कलम किसे दिया, किसे दिया। हम प्रश्न पूछते वक्त कौन, क्या, किसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रश्न पूछते वक्त जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए वही प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्लियर। प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। जहां पे प्रश्न किया जाए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। ये बिल्कुल आसान है। पांचवा जो है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध, संबंध से होता है क्या, संबंध का मतलब ही होता है कि किसी एक दूसरे के साथ में रिश्ता होना, संबंध। तो जो शब्द एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य के साथ जोड़ता है, मतलब एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ जिस वाक्य में बताया जाए वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं।
संबंधवाचक सर्वनाम, ये भी आप जब एग्जाम में इस तरह के प्रश्न देखेंगे तब आप आराम से बता देंगे कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। चलिए एग्जाम्पल में दिखाते हैं, उदाहरण में। जैसी करनी वैसी भरनी, देख रहे हैं आप सेंटेंस, ये वाक्य देख रहे हैं आप। यहाँ पे जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पे एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ बताया गया है या फिर एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य के साथ में है। संबंध, मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि जैसी करनी, सिर्फ मैंने यहाँ पे 2 वाक्य बनाए हैं छोटे छोटे से, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी का संबंध यहाँ पे मैंने वैसी के साथ बताया है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे। जैसी का संबंध किसके साथ? वैसी के साथ। इस तरह के जो सेंटेंस आपको एग्जाम में दिख जाए तो समझ जाइएगा ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी का संबंध उसकी के साथ है। जिसकी उसकी। जो बोगे सो काटोगे, जो बोगे सो काटोगे। तुम वही लड़के हो जिसको कल मैंने देखा था। तुम वही का संबंध किसके साथ है? जिसको। तुम वही लड़के हो जिसको कल मैंने देखा था। वही का संबंध जिसको के साथ है। तुम वही लड़के हो जिसको कल मैंने देखा था। तो अगर मैं ऐसा लिखती कि जैसी करनी, तो वाक्य पूरा नहीं होता। जिसकी लाठी, तो वाक्य पूरा नहीं लगता। जो बोगे, तो वाक्य पूरा नहीं लगता। तुम वही लड़के हो, तो भी वाक्य पूरा नहीं होता जब तक हम उसके पीछे ये सब ना जोड़े। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बोओगे सो काटोगे। तुम वही लड़के हो जिसको मैंने कल देखा था। जैसी का वैसी, करनी का संबंध भरनी के साथ में, लाठी का संबंध भैंस के साथ में, बोओगे का संबंध काटोगे के साथ में, लड़के का संबंध देखने के साथ में। तो आपको इस तरह के जब वाक्य दिखाई दे तो समझ जाना कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अगर समझ में ना आए तो कमेंट में आप बताइए, मैं कोशिश करूंगी फिर से समझाने की। संबंधवाचक सर्वनाम, जो शब्द एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य के साथ जोड़े। ये एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य के साथ जोड़ा है। किस शब्द ने? जैसी ने संबंध जोड़ा है वैसी के साथ में। यहां पे देखिए, इस वाक्य में जिसकी का संबंध जोड़ा हुआ है उसकी के साथ में। जो बोगे सो काटोगे, जो का संबंध सो के साथ में। तुम वही लड़के हो जिसको कल मैंने देखा था, वही का संबंध जिसको के साथ में। तो आप ऐसे इस तरह के वाक्य देख के सबसे पहले समझ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, इस तरह के वाक्य जो होते हैं, उसमें इस तरह के ही प्रश्न होते हैं जिससे आप आसानी से निकाल पाएंगे कि यह संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है निजवाचक सर्वनाम। सबसे इजी जो है वो यही है, निजवाचक सर्वनाम। अगर आप अच्छे से समझे, निजवाचक सर्वनाम क्या है? इसे कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है। इसे कर्ता स्वयं के लिए। कर्ता कौन होता है? काम करने वाला। काम करने वाला। कर्ता काम करने वाले को कहते हैं, ठीक है, जो कार्य करे। तो इसे कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है। यानी जैसे आप लोग, तो आप अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे मैं जाऊंगा, अगर मैं ऐसा लिखती कि मैं जाऊंगा तो ठीक है, ये होता। लेकिन जब मैंने लिखा कि मैं स्वयं जाऊंगा, यानी मैं जाने का काम तो करूंगा लेकिन स्वयं करूंगा।
यानी इसने अपने आप पर थोड़ा जोर दे दिया है। इसने मैं के ऊपर जोर देकर स्वयं लिखा है, स्वयं से इसने इसको और जोर दे दिया और जोर देकर बता दिया कि मैं स्वयं जाऊंगा। यानी इसने अपना प्रयोग, कर्ता जो है, मैं जो है ये कर्ता है, ये जाने का काम करेगा, इसलिए ये कर्ता हुआ। कर्ता ने अपने लिए जिन शब्द का प्रयोग किया वो है स्वयं, इसलिए स्वयं जो है यह है निजवाचक सर्वनाम। उसी तरह से तुम अपने आप करो, तुम अपने आप करो। यहां पे तुम अपने आप करो, यहां पे काम करने के लिए कहा जा रहा है। यहां पे जोर देकर कहा गया है कि तुम अपना काम स्वयं करो। स्वयं भी हो सकता था, अपने आप भी हो सकता था। तुम स्वयं करो, तुम अपना काम स्वयं करो, यहाँ पे हो सकता था। तो यहाँ पे तुम अपने आप करो, तो यहाँ पे कर्ता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वो निजवाचक सर्वनाम है। वैसे ही हम खुद वहां जाकर देखेंगे। हम यानी कर्ता ने अपने लिए खुद का प्रयोग किया है, हम खुद वहां जाकर देखेंगे। मैं स्वयं जाऊंगा, तुम अपने आप करो, हम खुद वहां जाकर देखेंगे। तो स्वयं, अपने आप, खुद, ये सारे शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। स्वयं, अपने आप, खुद, ये भी अपने, ये जब आप वाक्य देखेंगे तो ये भी आप खुद ही समझ जाएंगे प्रश्न देखने के बाद से। तो उम्मीद है कि आपको ये सर्वनाम समझ में आ गया होगा। तो पहले जो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे 6 भेदों से मैंने ये सर्वनाम लिया हुआ है, तो यहाँ पे अब आप क्या आसानी से छांट सकते हैं कि ये कौन सा सर्वनाम है, वो कौन सा सर्वनाम है। तो मैंने किसके लिए प्रयोग किया, मैं जो है सर्वनाम, ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, मैं सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वहां पे, और अगर फिर भी उसके अंदर जाना चाहते हैं तो ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, हम भी आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, तुम भी पुरुषवाचक सर्वनाम, और उसके अंदर फिर से जाना है तो वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप जो है वो भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे यानी किसी अन्य के बारे में बात किया जा रहा है तो वे आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये हमने इशारा करके बताया है, यहाँ पे उंगली करके बताया है कि ये चीज मेरी है, तो ये जो है आपका, ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। किसका, कौन, कहाँ, किधर, ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई, कुछ, ये कोई, मैंने आपको बताया था कोई, कुछ, तो ये सारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो, जिसे, जो, जिसे, ये सारा आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। स्वयं, अपने आप, खुद, ये सारे आपके निजवाचक सर्वनाम है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सर्वनाम जो वाक्य चैप्टर है आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज मैं आपको दूंगी जो आपको घर पर खुद करना है। वो ये होंगे, आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे। ये सर्वनाम का आपका चैप्टर है जिसमें सर्वनाम की परिभाषा, उसके बाद से सर्वनाम के 6 भेद, उसके बाद पहला पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके फिर तीनों भेद। यहाँ पे तीनों भेदों की आपको परिभाषा दी गई है, अगर समझ में ना आए तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इससे रिलेटेड इससे मैंने जो एक्सरसाइज आपके लिए बनाई है वो यहाँ पे दी गई है। अभ्यास में पहला जो प्रश्न है, सर्वनाम शब्द छाटिए तथा उनके भेदों के नाम भी लिखिए। यानी यहाँ से आपको सर्वनाम शब्द छाटना है और बताना है कि वो उसमें कौन सा सर्वनाम लगा हुआ है।
पहला प्रश्न है तुम किस समय पहुंचोगे। यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह दिया गया है। आप प्रश्न देखिए, उसके बाद समझिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। नीता स्वयं आ जाएगी। यहाँ पे नीता स्वयं आने का काम करेगी। यहाँ पे जो काम करेगी वह खुद अपने आप करेगी। तो ये सारे किस सर्वनाम में आते हैं, ये भी आप प्रश्न देखेंगे तो डेफिनेशन तो गौर से देखेंगे तो समझ जाएंगे, या फिर मैंने जो समझाया है उससे भी अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ गए होंगे। या नहीं वह खाऊंगा, यहाँ पे देखिए ये भी मैंने आपको बताया था, इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से बता देंगे कि ये कौन सा सर्वनाम है। मैंने रवि को बता दिया था, यहाँ पे आपको सर्वनाम छांटना है और बताना है कि ये कौन सा सर्वनाम है। जो करेगा सो पाएगा, मैंने इस तरह के भी प्रश्न बताकर बताए थे कि ये कौन से सर्वनाम हो सकते हैं, इस तरह के वाक्य आने वाले। चलिए दूसरा देखते हैं प्रश्न। खाली स्थानों में उचित सर्वनाम शब्द लिखिए। खिड़की का शीशा डैश तोड़ा है, यहाँ पे आपको उचित सर्वनाम भरना है। यहाँ पे सर्वनाम भरकर वाक्य पूरा करना है। डैश साथ गाओगे, मैं डैश चला जाऊंगा, पाँव में डैश चुभ गया है, डैश पढ़ोगे या खेलोगे। ये आपका अभ्यास तो बस इतना ही थोड़ा सा है जो आपको मैंने करने के लिए दिया है, और ये मैं आपको दे दूंगी नोट्स, और ये आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में और समझने में। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये मेरे पढ़ाया हो आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा ही लगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय।